अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सेकंड चैप्टर और आज हमारा टॉपिक है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गुप्ता रेंज। इससे पहले हम लोगों ने अशोका के बारे में पढ़ा था और चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में पढ़ा था। वो हम बात कर रहे थे 230 और 250 बीसी के अंदर, बिफोर क्राइस्ट, हज़रत ईसा से पहले के बारे में। और एडी का मतलब है कि हम अब 320 एडी हज़रत ईसा के आने के बाद 320 साल बाद की हम बात कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चंद्रगुप्ता वन। Chandragupta I laid the foundation of Gupta Empire in 320. India got reunited in this period and Hinduism flourished. He started making the empire vast. Some areas of Tibet were also included in this empire. It spread beyond the Ganges and Jamuna. He died in 335. तो उसने तकरीबन 13 साल हुकूमत की। अगर आप साल देखेंगे 320 में उसने ये एम्पायर बनाई और 335 में उसकी डेथ हो गई। और इसमें तकरीबन उसने पूरी इंडिया को यूनाइट किया और एक बहुत बड़ा अम्पायर बन गया था, जिनमें से कुछ एरियाज़ वो कहता है टिबेट के भी उसने शामिल किए थे अपने अम्पायर में, जो कि बज़ाहिर आज की इंडिया में शामिल नहीं है। ये अब चाइना में आता है टिबेट, लेकिन उस टाइम में ये गुप्ता रेंज के अंडर था। उसका बेटा फिर स्माद्रगुप्ता आ गया। जब चंद्रगुप्ता फर्स्ट की डेथ हो गई तो उसका बेटा स्माद्रगुप्ता आ गया और एक बहुत ही इंटेलिजेंट उसको माना जाता था एज अ किंग। और वो बहुत अच्छा किंग था और मुख्तलिफ अनफेवरेबल कंडीशंस में भी उसने इस अम्पायर को संभालने में अच्छा काम किया। स्मॉल स्टेट्स हैड बीन एस्टेब्लिश्ड। ही डिड मैनी रिफॉर्म्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। कुछ स्मॉल स्टेट्स भी बनाई गई और साथ में उसने लोगों के वेलफेयर के लिए काम भी किया। और इसके टाइम के अंदर, स्माद्रगुप्ता के टाइम के अंदर, आर्ट, नॉलेज, लिटरेचर, कल्चर भी फ्लरिश हुआ और उसको फेम भी मिला खुद स्माद्रगुप्ता को एज अ पोइट और म्यूजिशियन। फार्मर्स यूज टू पे वन पार्ट ऑफ देयर इनकम टू द गवर्नमेंट। उस टाइम फार्मर्स इतने खुशहाल थे कि वो एक हिस्सा जो है वो हुकूमत को या स्माद्रगुप्ता को दिया करते थे। पीपल वर फ्री। आर्ट ऑफ इनग्रेविंग एंड पेंटिंग वॉज एट स्पीक। उस टाइम में आर्ट ऑफ इनग्रेविंग, जो लकड़ी के अंदर या पत्थरों के अंदर जो ड्रॉ करते हैं, चीज़ें इनग्रेव करते हैं, वो और पेंट करना जो है उस टाइम पीक पे था। उसके अलावा ब्यूटीफुल गार्डन्स, पब्लिक बाथ एंड पॉन्ड्स कुड बी सीन एवरीवेयर। उस टाइम इतना अच्छा इनका अम्पायर था, इतना खुशहाल अम्पायर था कि वहाँ पे ब्यूटीफुल गार्डन्स भी थे, पब्लिक बाथ वगैरह भी थे। इन्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑल ओवर द कंट्री। इन्स होता है मुसाफिर खाने, जहाँ पे मुसाफिर स्टे करते हैं, वो भी पूरे मुल्क में बनाए गए। Samadrugupta conquered a vast area and became the owner of a very vast empire. He ruled for 40 years. तो उसने काफ़ी बड़ा अम्पायर और बड़ा वास्ट अम्पायर उसने कॉन्कर भी किया। साथ में उसने तकरीबन 40 साल हुकूमत की। स्माद्रगुप्ता के बाद उसका बेटा था चंद्रगुप्ता टू। चंद्रगुप्ता टू का जो टाइटल था वो बिक्रम अजीत था। अमूमन जो किंग्स होते थे वो जब इनिशियली जब वो किंग नहीं बनते थे तो उनके नाम कुछ और होते थे, मतलब ओरिजिनल, जैसे शहज़ादा सलीम है अकबर का बेटा, लेकिन जब वो किंग बना तो उसका नाम जहांगीर हो गया। तो वो टाइटल अक्सर डिफरेंट टाइटल ले लेते हैं। तो सिमिलरली ये जो चंद्रगुप्ता टू था, इसका जो टाइटल था वो बिक्रम अजीत था। ही डिफीटेड द राजास ऑफ बंगाल एंड कॉन्कर्ड मालवा, गुजरात एंड कथियावार। उसने ये इलाके कॉन्कर किए, मालवा, गुजरात, कथियावार के। इन दिस वे गुप्ता अम्पायर बिकेम वेरी वास्ट। इसी तरह उसका जो गुप्ता रेंज था, अम्पायर था, वो और फैलता गया। वेरी स्ट्रिक्ट लॉज वर मेड टू स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट। आर्ट फ्लरिश ड्यूरिंग हिज टाइम। ही रूल्ड फॉर 38 ईयर्स। और विक्रमाजीत ने या चंद्रगुप्ता टू ने ये तकरीबन 38 साल यहाँ पे हुकूमत की और इसके ज़माने में भी आर्ट ने काफ़ी फ्लरिश किया। आर्ट का मतलब ये है कि मुख्तलिफ उसमें पोइट्री भी है, उसके अंदर पेंटिंग भी है, हर किस्म का जो फ़न है, आर्ट है, वो फ्लरिश हुआ। और इन्हीं गुप्ता रेंज के अंदर हम, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म इन द गुप्ता रेंज। गुप्ता रेंज के अंदर ही हिंदुइज्म रिवाइव हुआ, ये मज़हब जो हिंदुइज्म का रिवाइव हुआ। अगर आप थोड़ा सा पीछे सोचें तो अशोका ने बुद्धिज़्म को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी थी। तो अब ये गुप्ता रेंज वाले दोबारा आए थे और इनकी अम्पायर ने दोबारा से हिंदुइज्म को इम्पोर्टेंस दी। द गुप्ता एज एक्चुअली इज़ द एज ऑफ रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म रीच इट्स पीक। हिंदुइज्म इनके ज़माने में पीक पे चला गया, सबसे ऊपर आ गया। मैनी टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड, काफ़ी मंदिर वगैरह बनाए गए। संस्कृत को प्रमोट किया गया। उस टाइम में मैथ्स और म्यूज़िक को इम्पोर्टेंस मिली। हिंदूज रिलीजियस लीडर्स स्टार्टेड देयर एफर्ट टू मेक द रिलीजन अट्रैक्टिव। और उनके जो हिंदू लीडर्स थे, जिस तरह पंडित वगैरह थे, उन्होंने अपने मज़हब को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना शुरू कर दिया। संस्कृत प्रोग्रेस्ड इन दिस एरा। संस्कृत की ज़बान ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया इनके ज़माने में। द हिंदुइज्म ऑफ द प्रेजेंट एज फॉर द मोस्ट पार्ट इज़ इन द सेम फॉर्म एंड शेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि आज के ज़माने में जो हिंदुज़म का मज़हब पाया जाता है वो तकरीबन वही है जो उस टाइम में गुप्ता रेंज ने जिस फॉर्म में या जिस शेप में बनाया था या उसको प्रमोट किया था। लास्ट इसी हेडिंग का है, द लास्ट रूलर्स ऑफ गुप्ता फैमिली। द सन ऑफ चंद्रगुप्ता टू was कुमारगुप्ता who ruled for 42 years and died in 453 AD। चंद्रगुप्ता टू मतलब विक्रमाजीत के बाद कुमारगुप्ता आया था जिसने 42 ईयर्स यहाँ पे हुकूमत की थी और उसकी डेथ हुई थी 453 AD। After his death, his son Skandagupta came into power. The Han nation started attacks during the rule and Gupta Empire came to an end. उसके बाद उसका बेटा स्कंदगुप्ता आ गया और स्कंदगुप्ता जब आया तो काफ़ी सारे लोगों ने इन पे अटैक करना शुरू कर दिया और हम देखेंगे किस तरह से अटैक भी हुआ। और वो अटैक जब हुआ तो इनके गुप्ता रेंज जो है उसका एंड हो गया और इनको अटैक करने वाला द हन नेशन थी, वहाँ उस ज़माने में एक कौम थी हन की, उन्होंने अटैक किया था। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक द रोल ऑफ राजा हर्ष इन द यूनियन ऑफ इंडिया। और इसका जो टाइम पीरियड है राजा हर्ष का वो 606 से लेके 647 AD तक है। आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी द यूनियन ऑफ इंडियन स्टेट्स गॉट डिस्पर्स। जब गुप्ता डायनेस्टी और गुप्ता अम्पायर ख़त्म हुई तो तमाम इंडियन स्टेट्स टूटना शुरू होगी, अलहदा होना शुरू होगी। मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल स्टेट्स। जो पूरी अम्पायर थी वो टूट के छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होगी। द राजा ऑफ थेनियर कॉल्ड राजा हर्ष वर्धन रीऑर्गेनाइज द नॉर्दर्न इंडिया। एक जगह है थेनियर, वहाँ का राजा था राजा हर्ष, उसका पूरा नाम था राजा हर्षवर्धन। उसने दोबारा से फिर नॉर्दर्न इंडिया को, जो नॉर्दर्न साइड है इंडिया की, अगर आप मैप में देखें ये जो नॉर्थ है ये पूरा, इसको दोबारा से रीयूनाइट करने की, उसने दोबारा जोड़ने की कोशिश की। Hirsch came into power in 606 AD. At the time there was no peace and stability in India. उस टाइम में 606 में जब ये पावर में आया था उस टाइम इंडिया में पीस नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं थी। He reorganized the political framework and established a united and strong government. उसने फिर तमाम लोगों को अपने साथ शामिल करना शुरू किया और एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत बनाने की कोशिश की। He had a strong and powerful army. उसके पास उस टाइम एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आर्मी भी थी। Hirsch attacked southern पंजाब, कनूज, बंगाल, उड़ीसा, डेक्कन एंड एनेक्स दीज टेरिटरीज टू हिज एम्पायर। फिर उसने साउथ के ऊपर अटैक किया, साउथ सदर्न रीजन में, और उसने ये तमाम इलाकों को एनेक्स कर लिया, कॉन्कर कर लिया, इन पे कब्जा कर लिया, अपने एम्पायर का इसको हिस्सा बना लिया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पीस वर अगेन इस्टेब्लिश्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। और दोबारा से कुछ अरसे बाद स्टेबिलिटी और पीस, अमन आया यहाँ पे। ही वॉज एन इंटेलिजेंट एंड श्यूड जनरल, और वो चालाक और इंटेलिजेंट था। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था, अच्छे तरीके से मुल्क को चला सकता था। ही वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल डे एंड नाइट, और उसने अपने लोगों के लिए दिन रात काम किया। ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इंटू मैनी प्रोविंसेस। फिर उसने अपने जो एम्पायर था उनको मुख्तलिफ प्रोविंसेस में, सूबों में भी डिवाइड किया। ही इस्टेब्लिश्ड अ सेंट्रल सेक्रेटरीट, और उसने एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जिस तरह आज हमारे पाकिस्तान में है। इस्लामाबाद के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है, बाकी हमारे सूबे हैं। ही रिसीव टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड ग्रेन्स, और उसको उस टाइम में ग्रेन्स और पैसों के फॉर्म में टैक्स भी मिलता था। द सिक्स पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वर रिटेन्ड फॉर किंग, और तकरीबन जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स का सिक्स पार्ट होता था, अगर 6 हिस्से किए जाएँ तो सिक्स हिस्सा किंग को दे दिया जाता था। पीपल लिव्ड इन प्रॉस्परस लाइफ, क्राइम रेशो वॉज वेरी लो, द एटीट्यूड ऑफ द किंग वॉज वेरी जनरस टूवर्ड्स द पीपल, और उस टाइम अच्छा माहौल था, लोग खुश थे, जराइम क्राइम रेशो बहुत कम था, और किंग का जो एटीट्यूड था लोगों की तरफ वो बहुत अच्छा था, वो जेनरस था, बहुत काइंड था। ही वॉज अ पैटर्न ऑफ लिटरेचर, और ख़ास तौर पे राजा हर्षवर्धन जो है लिटरेचर को बहुत इंपॉर्टेंस देता था। ही हिमसेल्फ वॉज अ पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड ऑथर, और वो ख़ुद राजा हर्षवर्धन एक शायर भी था और ड्रामेटिस्ट भी था, ड्रामा वगैरह लिखता था, और ऑथर, लेखक था, लिखने वाला था। ही इस्टेब्लिश्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, और उसने जो है अपने मुल्क में तमाम के अच्छे किस्म के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी टाइप की चीज़ें बनाई। ही ऑफन फॉरगॉट टेकिंग मील्स और रेस्ट वाइल डूइंग गुड डीड्स, और अमूमन वो खाना वगैरह भी भूल जाता था, मतलब उसको फ़िक्र होती थी कि अच्छा काम करना है, अपने लोगों के लिए काम करना है। ही वॉज अ वेरी वाइज रूलर, ही हैड फ्रेंडली रिलेशंस विद हिज नेबरिंग कंट्री, स्पेशली विद चाइना, और उसके अपने नेबर्स के साथ, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, और एक अच्छा समझदार किंग था। Hirsch died in 647. After his death, northern India again got divided into small states. जब दोबारा इसकी डेथ, मतलब जब डेथ हुई तो दोबारा से इंडिया क्या हो गया, डिवाइड होना शुरू हो गया। और आगे हम देखेंगे कि ये डिवीज़न फिर क्या हुआ, इसको इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गई कुछ,
After the death of Harsh, Rajputs established a number of free states which are as follows. जब उसकी डेथ होगी तो ये कुछ स्टेट्स हैं जो उस टाइम में बन गई, जिसमें से कनूज, दिल्ली, तमिल, बंगाल एंड बिहार, साउथ इंडिया वगैरह है। इनको जल्दी से हम रिव्यू कर लेते हैं। द रूलर ऑफ कनूज वॉज राजा भोज। उस टाइम में कनूज का रूलर राजा भोज था। दिस स्टेट एक्सपेंडेड फ्रॉम गुजरात टू बंगाल। गुजरात से बंगाल तक ये स्टेट थी इसकी। इन द 9th and 10th century AD, मालवा, राजपुताना एंड गुजरात वर ऑल्सो एनेक्स्ड इन दिस स्टेट। और ये कुछ एरियाज मालवा, राजपुताना और गुजरात को भी कनूज के अंदर एनेक्स कर दिया गया, उनको कब्जा किया गया राजपूत की तरफ से। राजपूत टुक ओवर दिल्ली इन 12th century। पृथ्वीराज चौहान वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रूलर्स हु रूल्ड दिल्ली एंड अजमेर स्टेट्स फ्रॉम 1165 टू 1192। एक पृथ्वीराज चौहान थे जिन्होंने दिल्ली को भी इन्होंने बाद में कैप्चर किया और अजमेर शरीफ को भी उन्होंने कैप्चर किया। नेक्स्ट है दिल्ली। तैमूर फैमिली captured Delhi at the end of the 10th century AD. The founder of this family was Raja Anangpal Chauhan. Rajputs took over Delhi in 1170। ये जो तमाम डेट्स और नाम आपको आ रहे हैं ये रिपीट होंगे आपके MCQs में भी, तो इनको ध्यान से आप रीड करें और समझें इनको। In 10th and 11th century AD, a Tamil state was established in South India. It spread from India to Sri Lanka। आज भी ये तमिलनाडु के नाम से अवेलेबल है, वहीं पे ये स्टेट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैप के अंदर तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे तमिलनाडु की स्टेट है और आज भी ये एग्जिस्ट करती है और ये उस टाइम में 10th और 11th सेंचुरी में बनी थी। बंगाल एंड बिहार। इन द 8th century AD, the Pal dynasty captured Bengal and Bihar. In the 11th century, the Sen family became the rulers. Bakhtiar Khilji annexed this sheikh to the empire of Delhi in 1203। और फिर उसके बाद पाल डायनेस्टी ने कुछ इलाके कैप्चर किए बंगाल और बिहार के। फिर 11th सेंचुरी में सेन फैमिली ने रूलर्स बन गए यहाँ पे और कुछ बख्तियार खिलजी ने भी इलाके कैप्चर किए जिनमें से दिल्ली था। साउथ इंडिया। Rashtrakuts, a dynasty, ruled over South India from the beginning of the 9th century to 973 AD. After it, the Chalukyas family ruled over the empire. Then Jados captured the state in 1200 AD। ये आप लोगों के नोट्स में MCQ भी है। The Jados captured this state in 1200। साउथ इंडिया को जाडोस ने 1200 में कैप्चर किया था। यहाँ तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आप लोग इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।